सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार भी नाराज थी, सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरप्ट किया, तब कहीं जाकर इस देश में जातिगत जनगणना हो पाई है। 14% हमारे यादव भाई हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, फिर उसके बाद राजपूत भी हैं, 2, 3, 5% सब अलग अलग कैटेगरी में, मतलब सबका डेटा सबके सामने आ चुका है। क्या ओबीसी वर्ग की महिलाएं क्या आरक्षण में नहीं आती हैं, या ओबीसी वर्ग की महिलाएं जो है वो महिलाएं नहीं हैं? हिंदुओं को जाति में बांटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने कि इस देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की, आदिवासी की, दलित की, पिछड़े की कितनी बड़ी जनसंख्या है इस देश के अंदर, जिनको लगातार दबाया जा रहा है कास्टलिज्म के नाम पर, कास्ट फैक्टर के नाम पर। योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, जो कि छत्तीसगढ़ में हनुमान जी की जाति बताते हुए कहता है कि हनुमान जी जो है वो आदिवासी हैं, कहीं पे कहता है कि हनुमान जी जो हैं वो दलित हैं। आप इंसान तो इंसान, आपने भगवानों की जाति बता दी, तो जाति में बांटने का काम किसने किया? मैं ये कहूंगा कि ये जो आपकी जाति का जनगणना है पूरे देश में होनी चाहिए, ताकि लोगों के सामने जो एक्चुअल रिजल्ट है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है इस देश के अंदर, वो पता चलनी चाहिए। मंदिर में चढ़ने वाला चंदा, दान और धर्म की चीजें जो हैं उनका सही इस्तेमाल होगा एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के क्षेत्र में। और दूसरा ये, सबसे पहली बात तो कि जातिगत जनगणना एक बड़ा ही मुश्किल काम था इस देश में होना। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार भी नाराज थी, सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरप्ट किया, तब कहीं जाकर इस देश में जातिगत जनगणना हो पाई है। और आज जब जातिगत जनगणना सामने आई है बिहार में, जी मैं बता रहा हूँ, आपको बिहार की बता रहा हूँ, जब बिहार की जातिगत जनगणना देश के सामने आई है, तो आप ये समझिए उसमें 63 पॉइंट कुछ जो है वो ओबीसी वर्ग है हमारा, 14% हमारे यादव भाई हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, फिर उसके बाद राजपूत भी हैं, 2, 3, 5% सब अलग अलग कैटेगरी में, मतलब सबका डेटा सबके सामने आ चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ। जब जातिगत जनगणना के विरोध में केंद्र सरकार क्यों रही है और अब क्यों नरेंद्र मोदी जी नाराज हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी क्या करते थे, सिर्फ जो चुनिंदा लोग देश में हल्ला करते थे उन्हीं के नाम पर पूरे देश में हल्ला किया जाता था कि मोदी जी को हिंदुओं का वोट मिल रहा है, हिंदुत्व का वोट मोदी जी को मिल रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज एक बात आप मुझे देख लीजिए कि जब बिहार के अंदर 63% ओबीसी है, 63 पॉइंट कुछ करके 63 से ज़्यादा ही है, तो आप ये मुझे बताइए कि उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मुझे ये बताइए कि क्यों पार्लियामेंट के अंदर ओबीसी के जो वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण नहीं दिया गया? क्या ओबीसी वर्ग की महिलाएं क्या आरक्षण में नहीं आती हैं, या ओबीसी वर्ग की महिलाएं जो है वो महिलाएं नहीं हैं? इस सवाल का जवाब देश के प्रधानमंत्री दें। दूसरी बात ये, अगर भारतीय जनता पार्टी इस जनगणना को कराती तो उसका रिजल्ट आपके सामने कैसे रखती? मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, ओबीसी में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो एक्सटर्नल जो आपके ओबीसी होते हैं, ठीक है ना, अति पिछड़ा वर्ग जो आता है आपका, उसमें जो होते हैं, तो वो आपको बता दूं उनकी जो जनसंख्या है, उनकी जो जातिगत जनगणना के हिसाब से जो आंकड़ा आया है उनका आया है सामने 36%, 36% उनका है। उसके बाद में टोटल मिलाकर जो ओबीसी का जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है 63 पॉइंट कुछ करके, ठीक है। तो आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जी क्या करते, ये जो एक्सटर्नल बैकवर्ड कास्ट जो है, मतलब जो एक्सटर्नल वाले जो ओबीसी हैं 36% जो कि सबसे ज़्यादा हैं, इनको नरेंद्र मोदी जी हटा देते और उसके बाद में ओबीसी का वो जो ऊपर का जो डाटा है वो रखते, ताकि देश की जनता को पता न चल सके कि देश में ओबीसी कितने हैं। अच्छा, भाजपा ने आरोप लगाया जातियों में बांटा जा रहा है हिंदुओं को जाति में बांटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने तो हिंदुओं को जाति में बांटने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्लियामेंट में आरक्षण की बात करते हैं तो उसके बाद आप ये समझिए कि ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। और बिहार में जो जातिगत जनगणना की बात है, ये तो सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ मैं। आप उत्तर प्रदेश में करा लीजिए जातिगत जनगणना, आप इसके अलावा पश्चिम बंगाल में करा लीजिए, झारखंड में करा लीजिए, और तमाम जगह पर आप मध्य प्रदेश में करा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि इस देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की, आदिवासी की, दलित की, पिछड़े की कितनी बड़ी जनसंख्या है इस देश के अंदर, जिनको लगातार दबाया जा रहा है कास्टलिज्म के नाम पर, कास्ट फैक्टर के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, अति पिछड़े के नाम पर उनको लगातार दबाया जा रहा है। और उसके बाद में उनको रिजर्वेशन कितना दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपसे पूछता हूँ कि 27% का रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी के पास है। 27% का, ये ना जी 27% का रिजर्वेशन ओबीसी के पास है, जबकि जो ओबीसी की
जो जातिगत जनगणना के हिसाब से जो उनका जो रिजल्ट निकल के आया है वो 63% निकल के आया है कि 63% जो है वो ओबीसी हैं। उसके बाद भी ओबीसी को जो रिजर्वेशन है वो 27% है। क्यों है 27%? सवाल का जवाब दीजिए ना। दूसरी बात ये कि लोगों को बांटने का काम किसने किया कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, क्षत्रिय है। देश के प्रधानमंत्री जब मंच पर खड़े होकर खुद ये कहेंगे और उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री खुद ये कहता है, सिर्फ महज चंद वोट के लिए इनकी पार्टी का एक मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, जो कि छत्तीसगढ़ में हनुमान जी की जाति बताते हुए कहता है कि हनुमान जी जो है वो आदिवासी हैं, कहीं पे कहता है कि हनुमान जी जो हैं वो दलित हैं। एक बात आप मुझे बताइए कि आप इंसान तो इंसान, आपने भगवानों की जाति बता दी, तो जाति में बांटने का काम किसने किया? जातियों में धर्म को बांटने का काम बीजेपी ने किया। और अब इसके अंदर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अब उल्टा ही फंस चुकी है। जैसे ही बिहार के नतीजे सबके सामने आए, पूरे देश को दिख गया कि भाई 63% जो है वो ओबीसी है। उसके बाद में 14% आपके यादव हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं। तो सबके सामने रिजल्ट निकल के आ गया कि बीजेपी जो चिल्ला रही थी कि बीजेपी के साथ पूरा हिंदू धर्म बीजेपी के साथ है, पूरा हिंदुत्व बीजेपी के साथ है, हिंदुत्व कार्ड पूरा बीजेपी के साथ है, कोई भी बीजेपी के साथ में नहीं है। बीजेपी एक काम करती है इस देश के अंदर। एक बात मुझे बताइए, बीजेपी का एजेंडा रहा है शुरुआत से लोगों को बांटने का। और मैं आपको पहले ही बताता हूँ, एक कमीशन आया था, आपको याद होगा, वो रोहिंग्या कमीशन जो आया था, रोहिणी कमीशन आया था, आपको याद होगा वो रोहिणी कमीशन। उस रोहिणी कमीशन के तहत क्या किया गया था आपको सभी को पता है कि जो रिजल्ट जो सामने रखे गए थे उसमें यही किया गया था कि जो ओबीसी जो है और एक्सटर्नल ओबीसी जो है उसका मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, और आपको बता दूं ये जो रोहिणी कमीशन जो है वो आज ही के दिन आया था। 2 अक्टूबर 2017 को ये रोहिणी कमीशन लागू कराया गया था, आपको पता होगी सभी को। भाजपा तो कहती है 80-20 की लड़ाई है, आप 80 को ही खत्म कर रहे हैं, बांट रहे हैं, उसको बताइए। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, 80 को बांटने का काम किसने किया है? किसने किया है 80 को बांटने का काम? पार्लियामेंट के पटल से आप कहेंगे कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, और उसमें देश के सबसे बड़े राज्य, दूसरे नंबर के सबसे, तीसरे नंबर के सबसे बड़े राज्य जहां लोकसभा की 40 सीटें आती हैं, उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या घनत्व में पहले नंबर पर आता है, जहां लोकसभा की 80 सीट आती हैं, लेकिन आप बिहार को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिहार जहां से लोकसभा की 40 सीटें आती हैं, जहां पर ओबीसी की 63% की आबादी है, वहां पर आप ये सोचिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में ओबीसी की महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या ओबीसी की महिलाएं आती नहीं है? ओबीसी की महिलाएं नहीं है या वो रिजर्वेशन में नहीं आती? क्यों नहीं दिया उनको रिजर्वेशन? सबको एक कर रहे हैं, सबको एक कर रहे हैं, सबको हिंदू बना रहे हैं, सबको सनातनी बना रहे हैं। तो एक कर रहे हैं तो ये 33% रिजर्वेशन में फिर ब्राह्मण, राजपूत, शूद्र, वैश्य सब लोग कहाँ गए? देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना कि मैं महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहा हूं, फिर तो ये बोलते फिर उसमें SC/ST का जिक्र कहां से आया? सवाल का जवाब दीजिए। इससे होगा क्या ये बताइए? जातिगत जनगणना हो गई है, इससे होगा क्या? क्या लाभ होगा? गरीब आदमी लाभ ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो चिल्लाती रहती थी और 27% जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है, पहली बात तो ये कि अब उनको पता चलेगा कि हमारे वोट बैंक की पावर क्या है और हमारा वोट बैंक कितना है। ये देश की जनता के सामने अब आ चुका है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो आपकी जातिगत जनगणना है पूरे देश में होनी चाहिए, ताकि लोगों के सामने जो एक्चुअल रिजल्ट है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है इस देश के अंदर, वो पता चलनी चाहिए। इस देश के चुनिंदा लोग आज चुनिंदा पद पर हैं, ठीक है, उनकी जगह जो देश का एक बड़ा तबका है जिसको आप कहते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग जो है, जिसको आप बैकवर्ड कहते हैं, वो आज वाकई में ही पिछड़ा हुआ है। तो उसको समझ में आएगा, जब आज बिहार में रिजल्ट सामने आया तो ओबीसी को समझ में आया ना कि 63% वोट आपके पास है। अगर जब तक आपका वोट किसी पार्टी को नहीं जाएगा तो आप बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। बिहार में अगर मुख्यमंत्री बनना है तो 63% वोट ओबीसी का चाहिए ही चाहिए। और ओबीसी का वोट कब मिलेगा? जब आप उसको क्या कहते हैं उसके लिए काम करेंगे। सीधी सी बात है। नरेंद्र मोदी जी का तो एक ही एजेंडा था, हिंदू मुस्लिम, बीजेपी एक ही एजेंडे पर वर्क करती है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। लेकिन जो तमाम जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, उनको चाहिए रोजगार। सीधी सी बात है, आज का नौजवान सिर्फ और सिर्फ रोजगार मांगता है। वो कहता है कि अगर मेरी आबादी
मेरी यानी जो जातिगत जनगणना के हिसाब से अगर मेरी 63% की आबादी है तो मैं आपको वोट तभी दूंगा जब आप मुझे रोजगार का वादा करोगे। और रोजगार का वादा भी ऐसा नहीं कि 2 करोड़ वाला आपने कर दिया और करके आप भूल गए, नहीं, आप संसद में ऑफिशियली दीजिए और आप नहीं दें तो आप रिकॉल की सुविधा करिए। सीधी सी बात है, अब देश के लोगों को आना चाहिए और रिकॉल का एक बड़ा प्लेटफॉर्म खोलना चाहिए। क्या मोहित शर्मा जी 2024 में बड़ा मुद्दा बनेगा जातिगत जनगणना? देखिए, मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन पे एक बड़ी और एक तगड़ी विचार इस देश के अंदर हुआ, बड़ी बहस टीवी चैनलों पर चली, लेकिन हमारे देश के टीवी चैनलों पर आज की डेट में नहीं चलेगी बहस। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे का कारण क्या है। हमारे देश के टीवी चैनलों पर बहस चलती है मंदिर मस्जिद की, हिंदू और मुसलमान की। अभी कुछ लोग निकल कर आएंगे और जो आकर निकल कर ये कहेंगे कि आप लोग बटो मत, मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। अरे क्या होगा मुसलमान की? ये तो आरोप लगाया जा रहा है ना, वो तो कह रहे हैं कि 17% मुस्लिम है, हिंदुओं को बांट दिया जातियों में। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, वही मैं आपको उस पर भी आ रहा हूँ, अब मैं वहीं पे ही आ रहा हूँ उसी पॉइंट पर। ये लोग कहते हैं कि मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, मुसलमान की आबादी हो गई तो बढ़ गई तो क्या हो गया? डॉट जैसा देश है भैया, डॉट जैसा देश, 90 लाख की मात्र पॉपुलेशन है, नाम है उसका इजराइल। आप उनके देश की महिलाओं को छेड़कर दिखा दीजिए, वो 90 लाख की आबादी वाला देश आज 125 करोड़ की आबादी वाले देश को हथियार सप्लाई कर रहा है। आप कहते हैं कि मुसलमान की आबादी बढ़ जाएगी, आबादी बढ़ने से क्या होता है? क्या होता है आबादी बढ़ने से, जरा ये बताइए। डॉट जैसा देश, 90 लाख की आबादी वाला देश, दोबारा रिपीट करूंगा, इजराइल है। किसी के अंदर अगर ताकत है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो या कोई भी कंट्री हो, किसी के ऊपर ताकत है तो इजराइल पर अटैक करके दिखाए। एज ए ब्राह्मण आप ये कहना चाहेंगे कि मंदिरों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, कि पिछड़ों को, दलितों को मंदिरों में भी भागीदारी देनी चाहिए? देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, मंदिर और मस्जिदों की चर्चा के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा और बहुत अच्छा आपको एक सुविचार देना चाहूँगा कि मंदिरों की चर्चा के लिए और मस्जिदों की चर्चा के लिए मौलानाओं से और हमारे जो पंडित लोग हैं उनसे आप चर्चा करिए। मैं जो है, मेरी जो कास्ट जो है वो है ब्राह्मण, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मंदिर में वो आरती करने वाले जो पंडित जो होते हैं वो सब नहीं हूँ। मेरा मेन मोटिव जो है वो इस देश के अंदर एक इन सब चीज़ों का समापन करना, यानी जो कास्टिज्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता है, तोड़ा जाता है, उनका समापन करना। इस देश में एक मेमोरेंडम क्रिएट किया जाता है। समानता तो स्थापित करेंगे आप, समानता तो स्थापित करेंगे। बिल्कुल, समानता के लिए तो हम बात करते हैं। तो ओबीसी वर्ग के भी ब्राह्मण जो मंदिरों में जाना चाहिए, एससी वर्ग के भी लोगों को जाना चाहिए। अब एक बात मुझे बता दीजिए, योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण है, योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण है। इस देश में, सुन लीजिए, इस देश में ब्राह्मणों को सिर्फ बदनाम किया गया है। और ऐसा नहीं कि बदनाम, कुछ लोग होते भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि सभी जाति और सभी धर्म और सभी मजहब के लोग अच्छे होते हैं, नहीं, हर जाति, हर धर्म और हर मजहब में खराब लोग भी होते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज देश के कम से कम 40% मंदिर ऐसे हैं जहां पर ब्राह्मण नहीं है, उनकी जगह अदर कास्ट के लोग भी बैठे हुए हैं, चाहे फिर वो नाथ समुदाय के लोग हों, चाहे फिर वो आपके ठाकुर समाज के लोग हों, चाहे वो और भी समाज के लोग हों। दूसरी बात ये है, मैं तो आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि अगर मंदिर का पुजारी भी बनना है तो आप उसके लिए कंपटीशन एग्जाम निकाल दीजिए। जिसने संस्कृत को पढ़ा होगा, जिसके पास में तैयारी होगी, आप एग्जाम निकाल दीजिए। जो एग्जाम को क्लियर करेगा वही मंदिर का पुजारी बनेगा। मैं तो कह रहा हूँ एग्जाम निकालिए और सरकारी तनख्वाह रखिए। इससे सरकार को 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि सरकार के राजकोष में इजाफा होगा। इजाफा ऐसे होगा कि मंदिर में चढ़ने वाला चंदा, दान और धर्म की चीज़ें जो हैं उनका सही इस्तेमाल होगा एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के क्षेत्र में। और दूसरा ये होगा कि एक बड़ा आरोप जो देश के अंदर लगता आ रहा है कि तमाम मंदिरों पर ब्राह्मणों का कब्जा है, वो भी हट जाएगा। जिसके पास जितना ज्ञान होगा, ब्राह्मण का अर्थ है ज्ञान, तो अगर ज्ञान आपके पास है और आपकी जाति चाहे शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय, वो मायने नहीं रखती है, ज्ञान के अनुसार आप ब्राह्मण है। 24 में बड़ा मुद्दा बनेगा क्या जाति का जनगणना? बिल्कुल बनेगा, बीजेपी और बिल्कुल बनेगा। और जिसकी समाज में जितनी मतलब पॉपुलेशन है उसकी उतनी हिस्सेदारी बनती भी है भैया, और उसको दी भी जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।